अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, इलास्टिक कोलिजन इन अ वन डायमेंशन। लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले हम डिफरेंस देखेंगे इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हम देखेंगे ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए आने वाले लेक्चर में आइडेंटिफाई करना कि इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या फ़र्क है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए बेटा। न्यूमेरिकल्स में कुछ कीवर्ड्स आते हैं, वहाँ उन कीवर्ड्स को यूज़ करके आपको बताना होता है कि विच कोलेजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलेजन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। इलास्टिक कोलेजन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना, वो ये है कि इलास्टिक कोलेजन वो कोलेजन्स हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। जैसे सिमसिम की बॉल आती थी, और अगर आप उस सिमसिम की बॉल को ग्राउंड पे फॉल करवाएं, यहाँ से फॉल करवाएं, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड वो दोबारा अप्रोक्सीमेटली इसी पोजीशन पे वापस आ जाती थी। मतलब वहाँ उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती थी, अप्रोक्सीमेटली कंजर्व रहती थी। थोड़ी सी एनर्जी डिसिपेट तो हर कोलिजन में ही होती है, लेकिन तकरीबन तकरीबन वो उसी हाइट पर आ जाती थी। इसका मतलब है कि ये एग्जांपल आप उसमें मेंशन कर सकते हैं इलास्टिक कोलिजन के एग्जांपल में। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगी बेटा, कंजर्व रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में मीन्स आपके पास हार्ड बॉल है, हार्ड बॉल अब यहाँ से फॉल करवाते हैं, यहाँ से गिरा देते हैं। आफ्टर कोलिजन वो बॉल उस हाइट पे वापस नहीं आएगा बल्कि इधर आएगा। इसका मतलब है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट हो गई है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलाइड विद द ग्राउंड, आफ्टर फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। जबकि यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि कोलाइजन के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा, इलास्टिक कोलिजन में टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है। जैसे सिमसिम की बॉल, उसको आप डिफॉर्म करें, जब वो स्ट्राइक करेगी थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो अपनी रियल हालत में वापस आ जाएगी। जबकि परमानेंट डिफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में। जैसे हार्ड बॉल है, और ज़ोर से अगर बैट्समैन हिट करता है बॉल को, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगी वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आती है। जबकि हम टेनिस बॉल से भी तो क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस बॉल में डिफॉर्मेशन आएगी, लेकिन वो कौन सी होगी? टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट बेटा, इलास्टिक कोलिजन में जब बॉडीज आपस में कोलाइड करती है तो फौरन से सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, आपस में इंटैक्ट नहीं रहती, आपस में कांटेक्ट में स्टक नहीं हो जाती है एक दूसरे के साथ। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में जब बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी तो वो आपस में स्टक हो जाएंगी, आप आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे कि टू कार्स आपस में कोलाइड करती हैं तो एक दूसरे के साथ इंटैक्ट में आ जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, अब इसमें एग्जांपल दे सकते हैं न्यूटन क्रैडल की। मैं आपको सिमुलेशन से दिखा देता हूँ बेटा। ये देखें, ये न्यूटन क्रैडल है जिसमें जिसमें 5 बॉल्स हैं, और हार्ड बॉल भी हैं, नॉन रोटेटिंग है, और स्मूथ बॉल्स हैं। ये कंडीशंस हैं वन डायमेंशन मोशन में। अब देखें यहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। एक बॉल को अगर मैं एक एक्सट्रीम पोजीशन में जाके छोड़ूंगा तो मोमेंटम भी एक ही बॉल का ट्रांसफर होगा। ये देखें, एक ही बॉल का मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, और जैसे ये कोलाइड कर रहे हैं ये आपस में स्टक नहीं होते, फौरी तौर पे अलहदा हो जाते हैं। आई होप कि ये एग्जांपल जो है ना वो समझ आ रही है आपको। और इसी तरह अगर आप 2 बॉल्स को रिलीज करेंगे तो 2 बॉल्स का मोमेंटम ट्रांसफर होगा। और इसी तरह 3 बॉल्स की वजह से 3 बॉल्स का मोमेंटम ट्रांसफर होगा, मोमेंटम कंजर्व है। और अगर आप 4 बॉल सेलेक्ट करेंगे तो आगे भी 4 बॉल्स का मोमेंटम ट्रांसफर होगा। मीन जितना मोमेंटम आप दे रहे हैं उतना मोमेंटम आप ले रहे हैं, मोमेंटम आर कंजर्व। आई होप कि ये बातें जो है ना ये समझ आ रही हैं आपको। तो अब बच्चे आगे आते हैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर कोई है तो वो गैस मॉलिक्यूल की कोलिजन है। हमने थर्मोडाइन बल्कि सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो थर्मोडायनेमिक, बल्कि पार्ट 1 में भी थर्मोडायनेमिक्स है। तो कुछ टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे गैस मॉलिक्यूल की जो कोलिजन्स होती हैं वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। ऑन द अदर हैंड यूनिवर्स में या अर्थ में जितनी भी कोलिजन्स है वो सारी की सारी इन इलास्टिक कोलिजन है। कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट हो ही जाती है कोलिजन्स के दौरान। तो अब देखें काइनेटिक एनर्जी
जो है वो इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व है, इन इलास्टिक कोलिजन में नॉट कंजर्व है। मोमेंटम और टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व होगा। इसका मतलब है कि जितनी भी कोलिजन्स हैं, हर कोलिजन में मोमेंटम और टोटल एनर्जी वो क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। फिर बेटा इन इलास्टिक कोलिजन में साउंड एंड हीट प्रोड्यूस होती है, जबकि इलास्टिक कोलिजन में साउंड एंड हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। इलास्टिक कोलिजन में अप्रोचिंग वेलोसिटी एंड सेपरेशन वेलोसिटी ये इक्वल है। मीन दो बोल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो ये अप्रोचिंग वेलोसिटी है। आफ्टर कोलिजन अब ये दो बोल एक दूसरे से अवे जाए, सेपरेट हो रहे हैं, तो इनकी सेपरेशन वेलोसिटी और अप्रोचिंग वेलोसिटी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऑन द अदर हैंड इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर अप्रोचिंग वेलोसिटी और सेपरेशन वेलोसिटी जो है वो इक्वल नहीं होगी। अप्रोचिंग वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी सेपरेशन वेलोसिटी से। किस में, इन इलास्टिक कोलिजन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम इलास्टिक कोलिजन को स्टडी करेंगे तो हम लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इनकी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। और अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो ओनली मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, और ये हम देखेंगे अभी। अब देखें, अब हमने इन इलास्टिक कोलिजन इन अ वन डायमेंशन करना है, तो हम आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन और मोमेंटम की इक्वेशन ही यूज़ करेंगे। अब ये कुछ बेटा पॉइंट्स हैं। कोलिजन जब भी दो बॉल्स में होंगी तो सेकंड बॉल की नेचर पे भी कोलिजन डिपेंड करती है। मींस अगर एक स्टील बॉल है और दूसरी वुडन टेबल है तो इनके दरमियान में जो कोलिजन्स होंगी वो क्या होगी, इनइलास्टिक कोलिजन होगी। जबकि अगर सारी बॉल हार्ड एंड स्मूथ है, लाइक जैसे कि न्यूटन क्रैडल में दिखाई दी आपको, तो वो कोलिजन्स कौन सी होंगी, इलास्टिक कोलिजन्स होंगी। और ये वही पॉइंट है, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम जो है ना वो हर कोलिजन में क्या रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये क्वेश्चन है, विच कोलिजन, यानी इलास्टिक कोलिजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या इन इलास्टिक कोलिजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और हमारी प्रायोरिटी पे। फॉर एग्जांपल कार वॉल के साथ कोलाइड करती है, अंदर ड्राइवर भी बैठा हुआ है। अगर तो उनके दरमियान में जो कोलिजन्स हैं वो तकरीबन तकरीबन इलास्टिक कोलिजन है, तो बहुत कम एनर्जी यूज़ होगी कार को डिफॉर्म करने में, कार को डैमेज करने में, और ज़्यादा एनर्जी किसको ट्रांसफ़र होगी, ड्राइवर को। ड्राइवर को ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो ड्राइवर बाहर आ जाएगा, मतलब कार से बाहर आके गिरेगा और वो ज़्यादा डैमेज होगा, उसको ज़्यादा खतरा होगा ड्राइवर को। लेकिन अगर कोलिजन क्या हो, इन इलास्टिक कोलिजन हो, तो ज़्यादातर एनर्जी कार को डिफॉर्म करने में लग जाएगी और बहुत कम एनर्जी जो है वो ड्राइवर को ट्रांसफ़र होगी। इसका मतलब है ड्राइवर जो है वो सेफ रहेगा। और अब इसी वजह से कुछ कार जो जो लो लेवल की, यानी कि जो लो प्राइस की जो कार्स होती है ना, वो ज़्यादा डैमेज हो जाती है, लेकिन ड्राइवर उसमें बचने के चांसेस ड्राइवर के वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की कार्स होती हैं जैसे रोल रॉयल्स हैं या और भी, उसमें एयर बैग यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो हार्ड होती हैं। वो जब कोलाइड करेंगी तो वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होती, तो वहाँ पे ड्राइवर को बचाने के लिए फिर एयर बैग यूज़ किए जाते हैं। कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं बेटा। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन व्हाट इज द कंजर्व, मैंने आपको बताया था मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। तो इसमें मोमेंटम का ऑप्शन है, काइनेटिक एनर्जी का ऑप्शन है, मींस बोथ इज द राइट ऑप्शन। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। व्हेन टू बॉल कोलाइड इलास्टिकली देन, इलास्टिकली में क्या हीट एंड साउंड प्रोड्यूस होती है, नहीं होती, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। अगर यहाँ पे इलास्टिकली की जगह इन इलास्टिकली लिखा होता तो फिर बेटा चार्ली ऑप्शन होता। आई होप कि एमसीक्यूज भी क्लियर हो गया। ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन व्हाट इज कंजर्व, इन इलास्टिक में मोमेंटम भी कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है डेल्टा। ड्यूरिंग एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन अप्रोचिंग वेलोसिटी एंड सेपरेशन वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल होती हैं। इन इलास्टिक होता, जैसे कि ये नीचे वाले एमसीक्यू में, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन अप्रोचिंग वेलोसिटी ज़्यादा होगी सेपरेशन वेलोसिटी से, राइट ऑप्शन क्या बनेगा बेटा, अल्फा बनेगा। तो आई होप ये एमसीक्यूज भी आपको समझ आ गए। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। इलास्टिक कोलिजन इन अ वन डायमेंशन, कि बॉल जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, उनकी कोलिजन्स को हमने, यानी कि इलास्टिक कोलिजन्स को हमने स्टडी करना है। तो बेटा दो बातें याद रखें, एक तो टोटल एनर्जी कंजर्व है और टोटल मोमेंटम भी कंजर्व है। मीन टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व है और टोटल एनर्जी भी कंजर्व है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कौन सी वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की, ऊपर बता दिया मैंने। अब बेटा ये कुछ कंडीशंस हैं। बॉल क्या होनी चाहिए, बॉल्स होनी चाहिए बेटा परफेक्टली स्मूथ जैसे न्यूटन क्रैडल में थी, नॉन रोटेटिंग होनी चाहिए जैसे न्यूटन क्रैडल में थी, रोटेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर वो रोटेट होंगी तो कुछ एनर्जी रोटेट
रोटेट करने में भी यूटिलाइज होती है। इसका मतलब है आपकी जो टोटल एनर्जी होगी ना वो कंजर्व नहीं होगी। फिर बेटा बॉल मस्ट बी अ हार्ड सेंटर ऑफ मास लाई इन अ वन लाइन। ठीक है, उनके जो सेंटर ऑफ मास है वो वन लाइन में लाए हों, और कोलिजन जो है ना वो हेड ऑन कोलिजन हो। अब हेड ऑन कोलिजन क्या होती है? बिलियर्ड बॉल में एक कोलिजन तो ये होगी कि ये बॉल जाती है और यहाँ पे स्ट्राइक करती है, ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है। हेड ऑन कोलिजन ये है कि बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट कोलाइड, ऐसे। यानी जो उनके सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन के अलोंग बिल्कुल स्ट्रेट जाएं और इस तरह से स्ट्राइक करें, इसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। अब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती थी न्यूटन क्रैडल में। तो न्यूटन क्रैडल जो है वो सबसे अच्छी एग्जांपल है वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन्स की। सपोज करें बेटा दो बॉल्स हैं, एक M1 है एक M2 है। M1 V1 की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और M2 V2 की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड तभी करेंगे जब V1 जो है वो ग्रेटर होगी V2 से। आपस में कोलाइड करने के बाद अब ये सेपरेट होंगे, तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। M1 की वेलोसिटी हो जाएगी V1 डैश, M2 की वेलोसिटी हो जाएगी V2 डैश। यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई है, तो आगे चलते हैं बेटा मैथमेटिकल डेरिवेशंस पे। आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? Show that relative velocity of approaching is equal to relative velocity of separation। यानी approaching relative velocity equal to separation relative velocity, इसको आपने प्रूव करना है। इस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आपको। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। एज वी नो टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और टोटल मोमेंटम की आपको इक्वेशन पता होगी कि बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम एंड आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन बेटा क्या है? बिफोर कोलिजन, यहाँ इधर मेंशन कर लेते हैं जी, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। अब बिफोर कोलिजन क्या है बेटा? M1 V1 प्लस M2 V2। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा? M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। अब जो फर्स्ट बॉल है उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम मैं एक साइड पे लिख देता हूँ। लाइक M1 है, V1 है, M1 V1 डैश को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, ये हो जाएगा माइनस M1 V1 डैश। और इसी तरह दूसरे फार्मूलाज भी लिखता हूँ, ये देखिए M2 V2 डैश, M2 V2 दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का M2 V2 हो जाएगा ये। अब आप यहाँ से M1 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा V1 माइनस V1 डैश। यहाँ से M2 कॉमन आ जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी V2 डैश माइनस V2। ये आपकी इक्वेशन नंबर ए है। आई होप कि ये सिंपल सी डेरिवेशन थी, तो ये आपकी हो गई है। अब आप काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो एज वी नो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी बेटा? वो थी हाफ M1 V1 स्क्वेयर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ M2, सॉरी, M1 V1 डैश स्क्वेयर प्लस हाफ M2 V2 डैश स्क्वेयर। जिस तरह हमने मोमेंटम की क्वेश्चन के साथ किया था वैसा ही हम इसके साथ भी करेंगे। हम पहले तो 1/2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। तो इक्वेशन बनेगी M1 V1 स्क्वेयर प्लस M2 V2 स्क्वेयर इज इक्वल टू M1 V1 डैश स्क्वेयर प्लस
m2v2 डैश स्क्वेयर। अब जो m1 वाली वैल्यूज़ हैं फर्स्ट बॉल वाली, उसको मैं एक साइड पे लिख देता हूँ, m1v1 स्क्वेयर। अब ये देखिए m1v1 डैश, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, ये माइनस का हो जाएगा, m1v1 डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू m2v2 डैश स्क्वेयर, और m2v2 को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस m2v2 स्क्वेयर। अब यहाँ से एक साइड जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ से m1 कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगी m1v1 स्क्वेयर माइनस v1 डैश स्क्वेयर। और जो राइट हैंड साइड है वहाँ से m2 कॉमन ले लें, ये बन जाएगा v2 डैश स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर। अब ये देखें, ये फार्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, m1v1 माइनस v1 डैश v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू m2v2 डैश माइनस v2 एंड v2 डैश प्लस v2। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब ऊपर जो मोमेंटम की इक्वेशन थी, इक्वेशन ए, और ये इक्वेशन 2, बल्कि इसको इक्वेशन जो है ना वो बी कह देते हैं हम। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को आप डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन बी विथ इक्वेशन ए। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी वो बनेगी m1v1 माइनस v1 डैश v1 प्लस v1 डैश डिवाइडेड बाय मोमेंटम की इक्वेशन आ जाएगी। अब मोमेंटम की इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, m1v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड भी ऐसे ही, m2v2 डैश माइनस v2 डैश प्लस v2 डिवाइडेड बाय m2v2 डैश माइनस v2। अब जो चीज़ कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दें, m1 के साथ कैंसिल, ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल, ये भी m2 कैंसिल हो गया, ये माइनस वाली वैल्यूज इसके साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या बची बेटा, v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। अब यहाँ पर जो डैश वाली वैल्यूज हैं उसको आप एक साइड पे लिख रहे हैं और विदाउट डैश वाली वैल्यू एक साइड पे, तो v1 v2 को उठा के दूसरी साइड पे, ये माइनस v2 हो जाएगा, ये v2 डैश, और v1 डैश को दूसरे पे ले जाएंगे, ये v1 डैश हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे इनिशियली तौर पे फर्स्ट बॉल है तो इधर सेकंड बॉल है, तो मुझे भी यहाँ पे फर्स्ट बॉल लेकर आना है, तो मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँगा, नेगेटिव कॉमन लूँगा तो v2 डैश के साथ माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा v1 डैश, और इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लूँगा, v1 डैश को पहले लिख लेता हूँ और माइनस v2 डैश को ऐसे ऐसे मैं अरेंज कर लेता हूँ। अब ज़रा मुझे बताएं, ये हमने जो है ना ये प्रूफ कर लिया, ये इक्वेशन है हमारे पास, फाइनल जो हमारा जो रिजल्ट है वो यही इक्वेशन थी। अब इसमें देखें कि ये जो v1 माइनस v2 है, ये है रिलेटिव अप्रोचिंग वेलोसिटी, ठीक है। यह है रिलेटिव अप्रोचिंग वेलोसिटी, क्योंकि दोनों बॉल जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जब जा रहे थे, तो इन जो जब दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो आप माइनस करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। जैसे एक बस है वो 100 की स्पीड से जा रही है और दूसरी बस जो है 200 की स्पीड से जा रही है, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 100 आएगी, यानी 200 - 100। और फिर आफ्टर कोलिजन जब ये सेपरेट होंगे तो फिर v1 डैश माइनस v2 डैश, तो यहाँ पे v1 डैश माइनस v2 डैश जो है ये रिलेटिव सेपरेशन वेलोसिटी। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखें, एंड अल्लाह हाफिज़।